तेलंगाना में विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने जारी की पहली सूची। 3 सांसदों को मिला टिकट। स्वयं बाबू राव को बोध से, अरविंद धर्मपुरी को कोरातला से और बंदी संजय कुमार को करीमनगर से मैदान में उतारा गया। भारत ने मिस्र के रास्ते फिलिस्तीन के लिए भेजी मानवीय मदद। करीब 38 टन चिकित्सा और राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का C-17 विमान रवाना। मिस्र में अल आरिश हवाई अड्डे पर पहुंचेगी सहायता। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान तेज। भीषण चक्रवाती तूफान में बदला। पिछले 6 घंटों के दौरान 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है तूफान। 24 अक्टूबर की शाम तक यमन के अल गैदा और ओमान के सलालाह के बीच से गुजर सकता है तेज। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल हमास संघर्ष के समाधान के लिए द्विराष्ट्र सिद्धांत पर दिया जोर। कहा, इजराइल की सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ ही फिलिस्तीन की जन आकांक्षाओं को भी होना चाहिए साकार। खेल की खबरों में क्रिकेट विश्व कप में आज धर्मशाला में भारत का सामना न्यूजीलैंड से। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया फैसला। अब तक टूर्नामेंट में दोनों ही टीमें रही हैं अजेय। और भक्ति और उल्लास के साथ देश भर में मनाई जा रही है दुर्गाष्टमी। महाशक्ति की आराधना के लिए मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट विश्व कप की। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के 21वें मैच में भारत का सामना न्यूजीलैंड से हो रहा है, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। यह हाई वोल्टेज मुकाबला आज धर्मशाला में खेला जा रहा है। टीम इंडिया अपने सभी 4 मैचों में जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, जबकि 4 मैचों में जीत के साथ न्यूजीलैंड बेहतर नेट रन रेट के आधार पर टॉप पर है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए धर्मशाला से हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अनिल थॉमस जुड़ गए हैं। अनिल, आज का मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमों को देखा जाए तो दोनों ही अजेय रही हैं। बिल्कुल शैला, जिस तरह से दोनों टीमों ने अब तक इस विश्व कप में प्रदर्शन किया है, दोनों ही काबिले तारीफ। 4 मुकाबले 4 जीत। भारत अपने विजय अभियान को जारी रखने की कोशिश करेगा। वही कोशिश न्यूजीलैंड की रहेगी, लेकिन मैं कहूँगा कप्तान ने एक अच्छा टॉस जीता है और कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय लिया है। तो मेरे हिसाब से कप्तान ने कॉन्फिडेंस दिखाया है अपने गेंदबाजों पे कि अपने गेंदबाज रिस्ट्रिक्ट करेंगे। और इस विश्व कप में हमने देखा है इस विकेट पर जितने भी मुकाबले हुए हैं या फिर इस ट्रैक को देखे धर्मशाला का, ज़्यादातर कप्तान यहाँ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय लेते हैं, क्योंकि इस विकेट पर चेस करना ज़्यादा ईजी होता है। थोड़ा बहुत ड्यू फैक्टर यहाँ प्ले में ज़रूर आएगा, भले ही एंटी ड्यू स्प्रे पूरे मैदान में फिर ये किया जा रहा है, लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा बहुत ड्यू या फैक्टर प्ले इन होता। हमने पिछली 2 शामों को देखा, यहाँ ड्यू फैक्टर प्ले इन होता। तो ऐसे में ड्यू फैक्टर एक बहुत बड़ा इशू रहेगा ग्रिप करने के लिए दूसरी पारी में। और मैं कहूँगा उसी के मद्देनज़र भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय। और भारत पिछले 4 मुकाबलों में हर बार पहले फील्डिंग करते हुए बल्लेबाजों ने या फिर पहले गेंदबाजी ने रुकाया, फिर बल्लेबाजों ने मजबूत बल्लेबाजी करके भारत को जो जिलाई। तो कोशिश यही है भारतीय टीम की, एक बार फिर इस विजय अभियान या फिर इस विजय रथ को बरकरार रखे और 2019 में विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथ जो करारी हार भारत को मिली थी 18 रन से, उसका बदला भी यहाँ पूरा कर पाए। अनिल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए जब हम ग्राउंड जीरो पर होते हैं, वहां से रिपोर्टिंग करते हैं, तो उसका आनंद ही एक अलग होता है, क्योंकि वहां पर फैंस की जो दीवानगी होती है वो भी देखने को मिलती है। तो ऐसे में फैंस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं आज के इस मैच को लेकर? देखिए, अगर इस ग्राउंड की बात करें, धर्मशाला का ग्राउंड पहाड़ों के बीच है। ये ग्राउंड वैसे जिसे कहता है ना नैसर्गिक सुंदरता है यहाँ इस ग्राउंड की। और जिस ऑल्टीट्यूड पे ये ग्राउंड खड़ा है, करीब 1370
मीटर्स अबव सी लेवल, तो वो वैसे में ही इस स्टेडियम और फिर यहाँ आए दर्शकों के लिए एक खूबसूरत सा नज़ारा है। क्रिकेटर्स नहीं, ये स्टेडियम इटसेल्फ एक खूबसूरत नज़ारा है। और क्रिकेट जो दो टीमें मैदान में हैं, भारत और न्यूजीलैंड, वो मेरे हिसाब से सोने पे सुहागा है यहाँ जो दर्शक मौजूद है इस मुकाबले को देखने के लिए। अगर इस मुकाबले की बात करें भारत और न्यूजीलैंड की, दोनों ही इस प्रतियोगिता में अब तक जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है, दोनों ही टीमों ने ज़बरदस्त खेल का प्रदर्शन किया है। लेकिन हमें ये भूलना नहीं होगा, हम सब कॉन्टिनेंट पिचेस में खेल रहे हैं और सब कॉन्टिनेंट पिचेस में हर बार भारत कम से कम सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहा है। तो ऐसे में भारत का पलड़ा ज़रूर भारी है और 4 मुकाबले जीतने के बाद मैं यही कहूँगा, और फैंस का जो आक्रोश है भारतीय टीम को बैक करते हुए, अंडर लाइट्स जब भारतीय बल्लेबाज बल्लेबाजी करने में आएंगे तो एक अलग नज़ारा होगा। और वो नज़ारा न्यूजीलैंड की टीम भले ही कितने परिपक्व हो, कितनी ही तैयारियों के साथ आए, इस तरह के माहौल में करीब 23,000 दर्शक यहाँ स्टेडियम के अंदर मौजूद होंगे। मैं कहूँगा जिसे कहते हैं इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर रहता है। न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन जरूर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा भारतीय फैंस और भारतीय खिलाड़ियों के बिल्कुल। और देखा जाए अनिल, तो अब तक दोनों टीमों के बीच में कुल 116 वनडे खेले जा चुके हैं, जिनमें से 50 न्यूजीलैंड ने जीते हैं और 58 मैच भारत ने अपने नाम किए हैं। कहीं ना कहीं भारत का पलड़ा भारी है। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह भी चरम पर होगा। किस से ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं? देखिए, आपने आंकड़ा तो ज़रूर अच्छा गिना, मैं आपको दूसरा आंकड़ा दिखाता हूं जो न्यूजीलैंड के फेवर में है। अब तक विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड 8 बार भिड़ चुके हैं, जिसमें न्यूजीलैंड ने 5 जीत, भारत ने 3 जीत, 1 मैच नो रिजल्ट रहा है। और भारत और न्यूजीलैंड के अगर आईसीसी टूर्नामेंट में हम इतिहास पर नजर डालें, पिछले 20 साल में भारत न्यूजीलैंड को हराने में नाकाम रहा है। तो ज़रूर भारत के पास एक बैकलॉग है, जिसे कहते हैं मंकी ऑफ द बैक, उसे ज़रूर हटाने की भारत कोशिश करेगा इस मुकाबले में। भारत न्यूजीलैंड से लंबे समय से आईसीसी टूर्नामेंट में हारता आ रहा है। भारत आखिरी बार न्यूजीलैंड से 2003 विश्व कप में साउथ अफ्रीका में भारत न्यूजीलैंड को आईसीसी टूर्नामेंट में हराने में कामयाब रहा है। और पिछले कुछ समय में आईसीसी प्रतियोगिता में न्यूजीलैंड हमेशा से भारत पर हावी रहा है। तो ऐसे में भारत की कोशिश यही होगी कि आईसीसी प्रतियोगिता में एक बार न्यूजीलैंड को शे और मात दोनों एक साथ दे सके। बिल्कुल। तो दोनों ही टीमों के फैंस जो हैं वो पूरी निगाहें बनाए होंगे अपनी अपनी टीमों के को जिताने के लिए, जो है चीयर भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप ग्राउंड जीरो पर बने रहिए, अपनी निगाह बनाए रखिए। आगे फिर आपसे संपर्क करेंगे ज़्यादा जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 52 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सूची में करीमनगर सीट से बंदी संजय कुमार, गोशमहल सीट से टी राजा सिंह, बेलमपल्ली से अमराजुला श्रीदेवी और जगतियाल से डॉक्टर बोगा श्रावणी, रामागुंडम सीट से कुंदला संध्या रानी के नाम शामिल हैं। पायल शंकर को आदिलाबाद सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इन उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया है। तो पहली सूची में 52 उम्मीदवारों के नाम और नामों की लिस्ट ये जारी कर दी गई है। 3 सांसदों को भी साथ ही साथ मैदान में उतारा गया है। तो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से चल रही है। 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे, तो वहीं नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 2 नवंबर है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन शनिवार को 17 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र जमा किए। पूरे प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान की ये प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए भी नामांकन की प्रक्रिया कल से चल रही है। उम्मीदवार 2 नवंबर तक नामांकन वापस ले सकते हैं। दूसरे चरण की 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं पहले चरण के लिए कुल 294 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। पहले चरण के लिए उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही जुबानी जंग पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव अब कांग्रेस को समझे हैं, हम तो पहले से ही कांग्रेस को समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश पहले ही कांग्रेस को समझ चुका है।
जी कांग्रेस को अब समझे हैं, हम लोग तो कांग्रेस को बहुत पहले से समझ रहे हैं, जिसके कारण देश का बंटवारा हो गया, जिसके कारण देश में गरीबी बढ़ी और जिसके कारण देश में हमेशा कहीं न कहीं नफरत का माहौल रहा। देश की शांति, देश की एकता, देश की अखंडता, देश की समृद्धि और लोगों के विकास से जिस कांग्रेस को कोई मतलब नहीं रहा, जो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हमेशा करती रही, उस कांग्रेस को तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा समझती रही है। अभी अखिलेश जी समझेंगे, कभी लालू जी समझेंगे, कभी नीतीश जी समझेंगे, देश समझ चुका। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस अपनी लड़ाई में उलझी हुई है। उन्होंने कहा कि चुनाव में अशोक गहलोत सरकार की जबरदस्त हार तय है। कांग्रेस में आपसी घमासान बहुत अधिक है और 5 साल केवल लड़ाई करने का काम किया है। राजस्थान की जनता त्रस्त है और ये हम मान के चलिए कांग्रेस की विदाई भी तय है, ऐतिहासिक विदाई तय है कि वो 20-25 साल तक कांग्रेस कभी भी राजस्थान में सत्ता में नहीं आ पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की पूरी जमीन पूरे राजस्थान में तैयार है। ऐतिहासिक विजय हमें हासिल होगा। सभी कार्यकर्ता मिल करके चुनाव के लिए काम कर रहे हैं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए DT न्यूज़। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 अक्टूबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि भारत ने फिलिस्तीनी लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी है। करीब 38 टन चिकित्सा और आपदा राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का एक विमान मिस्र में अल आरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ। विदेश मंत्रालय ने बताया कि फिलिस्तीन के लोगों के लिए लगभग 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री लेकर IAF-C-17 की उड़ान मिस्र में अल आरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई। सामग्री में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, सर्जिकल सामान, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल और जल शुद्धिकरण टैबलेट सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने फिलिस्तीन मुद्दे को हल करने के लिए द्विराष्ट्र सिद्धांत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम शांति और स्थिरता को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। UN महासचिव ने कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक जरूरतों को पूरा होते देखना चाहिए, तो वहीं फिलिस्तीन को भी अपनी आकांक्षाओं को साकार होते हुए देखना चाहिए। इजराइल और हमास संघर्ष से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ये सम्मेलन इजराइल के जमीनी आक्रमण को रोकने की दिशा में बिना किसी आम सहमति के समाप्त हो गया। सम्मेलन के बाद कोई संयुक्त बयान जारी नहीं हुआ। मिस्र सरकार ने टकराव को रोकने और इसे स्थायी रूप से समाप्त नहीं करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आलोचना की, तो वहीं ब्राजील के विदेश मंत्री ने इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष पर तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया। इजराइल हमास के बीच जारी संघर्ष लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इजरायली सेना ने अपने हमले के अगले चरण में बुनियादी बदलाव के संकेत दिए हैं। सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि युद्ध का अगला चरण उम्मीदों से काफी अलग हो सकता है। गाजा के निवासियों से दक्षिणी क्षेत्र छोड़ने का फिर से आह्वान किया गया है, तो वहीं हमास के हमलों को लेकर इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने दुनिया भर के इजराइल के समर्थन की उम्मीद जताई है। इजराइल के विदेश मंत्री और 22 देशों के राजदूतों ने हमास द्वारा अपहरण किए गए अपने नागरिकों की तत्काल रिहाई का आह्वान किया है। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि अपहरण किए गए लोगों की रिहाई इजराइल की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वहीं गाजा में मानवीय सहायता की दूसरी खेप आज पहुंचने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि गाजा में तत्काल आवश्यक सहायता पहुंचाने के लिए कम से कम 100 ट्रक राहत सामग्री की जरूरत है।
बात करते हैं चक्रवाती तूफान तेज की, तो वो अति गंभीर चक्रवात में तब्दील हो गया है। दक्षिण पश्चिम अरब सागर पर तूफान अति गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया, जो कि पिछले 6 घंटे के दौरान 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। तूफान के 24 अक्टूबर की दोपहर तक 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे लेकर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में यमन के अलगैदा और ओमान के सलाला के बीच से गुजरने की संभावना है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। नड्डा आज कांगड़ा हवाई अड्डे पहुंचे, वहां पर उनका शानदार स्वागत हुआ। तो ये तस्वीरें जब भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचे, उनका जोरदार स्वागत किया गया। ये फूलमालाएं आप देख रहे हैं किस तरह से फूलमालाएं पहनाकर भाजपा अध्यक्ष का कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचने पर स्वागत हुआ। तो हिमाचल प्रदेश के दौरे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। सिक्किम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर जारी है। उत्तरी सिक्किम को जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। सेना चुंगथांग तक संपर्क बहाल करने के लिए पुलों का निर्माण कर रही है। सेना ने 150 फुट लंबे पहले पुल का निर्माण आज पूरा कर लिया। दूसरे पुल के 27 अक्टूबर तक पूरा होने की संभावना है। 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 7 साल की सजा काट रहे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल से सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया है। अदालत ने बुधवार को सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को 7 साल की सजा सुनाई थी। तो ये मामला 2 जन्म प्रमाण पत्र का है, जिसमें आजम खान, उनके बेटे, उनको सज़ा सुनाई गई थी 7 साल की। ये सज़ा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान लंबे समय से राजनीति में सक्रिय, लेकिन 2 जन्म प्रमाण पत्र का ये मामला जिसमें उनके बेटे अब्दुल्ला को भी 7 साल की सज़ा सुनाई गई। और राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह समग्र वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता 302 के साथ बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। तो वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास वायु की गुणवत्ता 330 के साथ और दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 के आसपास भी वायु गुणवत्ता 313 के साथ बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुई। हार्ट अटैक से अचानक होने वाली मौतों को कम करने के लिए लोगों को जागरूक करने के मकसद से गैर सरकारी संगठन सबका डॉक्टर फाउंडेशन ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का मकसद स्कूल और कॉलेज के बच्चों को ट्रेनिंग देना है, ताकि वो किसी को अचानक दिल का दौरा पड़ने की स्थिति में उन्हें मौत से बचा सकें। सबका डॉक्टर फाउंडेशन इस साल अपने स्थापना दिवस के मौके पर 22 अक्टूबर को सडन कार्डियक डेथ प्रिवेंशन डे के तौर पर मना रहा है। सडन डेथ जो होती है उससे हम कैसे लोगों को बचा सकते हैं, उसको बचाने का तरीका कोई डॉक्टर का नहीं है, कोई नर्स का नहीं, ये ले पीपल ही बचा सकते हैं। जो सामान्य लोग हैं वो थोड़ी सी ट्रेनिंग पाकर कभी भी ऐसे कोई हादसा हो जाए तो उसमें जो विक्टिम है उसको बचा सकते हैं। और वही ट्रेनिंग जो है वो सबका डॉक्टर फाउंडेशन जो है, जिसके संग में एसोसिएटेड हूँ, वो इस क्रिएट को अवेयरनेस का करते हैं, ताकि जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा जिनमें सीखने की उत्सुकता है वो सीख सकते हैं। और वो आम जनता में ऐसे जब कभी ऐसा हादसा हो जाए, फैमिली में हो जाए, वर्क प्लेस पे हो जाए, जहाँ काम करते हैं उधर हो जाए, तो लोगों को बचा सकते हैं।
मां भारती के वीर सपूत और महान स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खान की आज जयंती है। अशफाक उल्लाह खान का जन्म 1900 में शाहजहांपुर जिले में हुआ था। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 1924 में स्वतंत्रता हासिल करने के लिए सशस्त्र क्रांति आयोजित की। इसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की। बाद में उन्हें काकोरी ट्रेन कांड में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। देश की आज़ादी के लिए महज 27 साल की उम्र में वीर स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खान ने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और अब बात नवरात्रि की। शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन है। आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी और दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महाअष्टमी के दिन दिल्ली के कालकाजी मंदिर में मां महागौरी की पूजा अर्चना हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा है कि सभी देशवासियों को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा का त्योहार असत्य पर सत्य, अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। ये पर्व हमें महिला शक्ति के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि माँ दुर्गा सबके जीवन में सुख और समृद्धि लाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने एक्स पर कहा कि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाने वाला ये त्योहार हमें मां दुर्गा के अदम्य साहस और बुराई पर अच्छाई की शाश्वत जीत की याद दिलाता है। मां दुर्गा हम सभी को बेहतर स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि प्रदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि आज मां महागौरी की विशेष पूजा अर्चना का पावन दिन है। करुणामयी और अमोघ फलदायिनी देवी मां से प्रार्थना है कि अपने सभी साधकों को आशीष देकर उनका कल्याण करें। और अब अगली खबर। नवाबी शहर फर्रुखाबाद अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है। ये शहर विशिष्ट रामलीला के माध्यम से देश को राष्ट्रीय एकता का संदेश दे रहा है। फर्रुखाबाद में एक और जहां 5 मुहर्रम का ताजिया शहर की श्री रामलीला परिषद द्वारा उठाया जाता है, तो वहीं श्री राम बारात की झांकी शहर की मुहर्रम कमेटी की ओर से निकाली जाती है, जिससे कौमी एकता का एक सकारात्मक संदेश समाज को जाता है।
फर्रुखाबाद की रामलीला एकता की प्रतीक रही है। इस रामलीला को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यह कौमी एकता का प्रतीक है। फर्रुखाबाद में मोहर्रम कमेटी श्री रामलीला के आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लेती है और विशेष रूप से श्री राम बारात की झांकी मोहर्रम कमेटी की ओर से ही निकाली जाती है। रामलीला परिषद के अध्यक्ष रवीश द्विवेदी ने कहा कि मोहर्रम कमेटी के तमाम सदस्य श्री राम लीला झांकी और बारात को बड़े उत्साह से निकालते हैं। फतेहगढ़ की हमारी मोहर्रम कमेटी है, उस मोहर्रम कमेटी के अध्यक्ष और महामंत्री और अन्य पदाधिकारी के साथ में तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो हमारे यहाँ आते हैं राम बारात में, और वो पहली झांकी की और आरती उतार के उसको प्रस्थान करते हैं। रामलीला कमेटी के सदस्य धीरज दुबे का कहना है कि मोहर्रम कमेटी के सदस्य ही श्री राम बारात के लिए प्रथम आरती करते हैं और भव्य झांकी की तैयारी करते हैं। हम लोग जो भगवान श्री राम के लिए ये सुंदर सी तैयारी आज जो राम बारात में कर रहे हैं, इसी के साथ हमारे जो मोहर्रम कमेटी के लोग हैं वो भी भगवान श्री राम के लिए सभी लोग उपस्थित होते हैं दरबार में और बड़ी सुंदर सी आरती के साथ प्रथम झांकी के साथ भगवान श्री राम का भव्य स्वागत करते हैं। रामलीला कमेटी के मंत्री रवीत कुमार का कहना है कि पूरे देश को फर्रुखाबाद की गंगा जमुनी तहजीब से सीख लेनी चाहिए। जो गंगा जमुना तहजीब हमारे फर्रुखाबाद में देखने को मिलती है, ये 19 सारे देश से करते हैं, उनको भी इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए। फर्रुखाबाद की रामलीला न केवल अपनी भव्यता की वजह से खास है, बल्कि यह सामाजिक सौहार्द का भी संदेश दे रही है। यहाँ लोग पंथ और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर रामलीला का मंचन देखने पहुँचते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भक्ति में सराबोर नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। चुनावी राज्यों की चुनावी मिसाल: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम का सियासी घमासान। किस राज्य में किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत? हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे। होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देखिए जनादेश सोमवार से शुक्रवार हर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। सामुदायिक प्रयास की अनूठी तस्वीर। ग्रामीणों ने जन भागीदारी से बेकार बंजर पड़ी पहाड़ी भूमि को खूबसूरत हरे और घने जंगल में किया तब्दील। तो कहीं ग्रामीणों ने आपसी प्रयास से बेकार पड़ी प्लास्टिक बोतलों से बनाया खूबसूरत बस स्टॉप। कहीं खेती में हो रहे हैं नवाचार, तो कहीं दिव्यांगों को मुख्य धारा से जोड़ने के हो रहे हैं प्रयास। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ये लोग तुझे काला पानी भेज रहे हैं महावीर। महावीर? सुना है कैदी मौत की भीख मांगता है, लेकिन कोई काला पानी आना नहीं चाहता। आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हम स्वराज के लिए जरूर लड़ेंगे। अब तो जो हश्र आपका होगा वही हश्र हमारा होगा। लड़ना है तो स्वराज के लिए लड़ो। स्वराज में देखिए क्रांतिकारी महावीर सिंह की महान गाथा। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हमारे पद में हम बात करने जा रहे हैं ऐसी शख्सियतों की जिन्होंने अपने साहित्यिक योगदान के माध्यम से हमारे जीवन को समृद्ध किया है।
डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह अवधी भाषा में लिखती हैं। राम कथा के बहुत से ऐसे प्रसंग भी आपने अपनी रचनाओं में शामिल किए हैं जिनके बारे में हम